गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है ओजोन डिप्लीकेशन। कैसे ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीकेट करती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो सरफेस है क्रास्ट के ऊपर सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीजोस्फियर है, उसके बाद एक्सोस्फियर है, और इस तरीके से थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें एक ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अब जो ओजोन जो नेचुरल गैस है ये पहले बना करती थी, लेकिन अभी क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, जिसमें ओजोन में जब ओजोन पे ये अल्ट्रावायलेट रेज आती थी तो ओजोन के बीच में जो बॉन्ड थे टूट जाते थे, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक जो कैटलिस्ट, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम डाल रहे हैं जिससे कैटलिस्ट बना रहा है O2 के साथ, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल थी वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट होती जा रही है। अब जो ओजोन की लेयर है वो बन नहीं पा रही, जिससे ओजोन जो है नेचुरल गैस थी, और ये एक एलोट्रॉफ है ऑक्सीजन का, जो कंसिस्ट करता है 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 3 एटम ऑक्सीजन के जो बॉन्डेड होते हैं टुगेदर इन ए नॉन लीनियर फैशन। जो केमिकल फॉर्मूला है इसका O3, ये फाउंड होता था डिफरेंट लेयर ऑफ जो एटमॉस्फेयर में। जो ओजोन है ट्रोपोस्फियर को इसको बैड कहते हैं, क्योंकि ये बिकॉज इट डर्टीज द एयर, ये डर्टी कर देता है एयर को, एंड हेल्प टू फॉर्म स्मॉग, और ये स्मॉग बनाता है जो कि गुड नहीं है ब्रीदिंग के लिए। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो है जो स्ट्रेटोस्फियर है वो उसमें अच्छी है, लेकिन जो ट्रोपोस्फियर है उसमें बैड, क्योंकि ये स्मॉग बना देता है और जो ब्रीदिंग के लिए बहुत हानिकारक है। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर में वो गुड, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोटेक्ट रहता है लाइफ ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करेगी। जो ओजोन लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कॉन्फ़िगरेशन है ओजोन मॉलिक्यूल का और जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्सीजन की एफिशिएंट ऑक्सीजन जो ओजोन है वो एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो क्या कहते हैं, एक्टिंग लाइक सन स्क्रीन। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये डायरेक्ट डैमेज कर सकती हैं जेनेटिक मेकअप जो है डीएनए का, और जो एनिमल या प्लांट का जो एक्सपोजर है मैमल्स का, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये शो एक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, जिससे दस दे मेकिंग द बॉडी मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। अब जो इन डूइंग सो जो ओजोन प्रोटेक्ट करता था, ओजोन प्रोटेक्ट ऑक्सीजन एट लोअर एल्टीट्यूड फ्रॉम बीइंग ब्रोकन अब बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और बाद में ऑल्सो कीप मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो था फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। इसलिए अर्थ सरफेस तक पहुंचने से पहले जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती थी ये ओजोन जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ म्यूटेशन, जिससे क्या होता था कि जब सन की रेज अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ पे नहीं पहुंचती थी तो यहाँ पे जो म्यूटेशन जो ऑर्गेनिज्म होते थे उसमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ये डीएनए में चेंज ला सकती हैं जिससे म्यूटेशन हो सकता था, इसलिए म्यूटेशन से बच गया। और ये हार्म कर सकता था प्लांट और एनिमल्स को। टू मच अगर टू मच अल्ट्रावायलेट रेज आज पहुँचे अर्थ तक तो जो स्किन कैंसर और बहुत ये हार्म कर सकता है ऑल प्लांट और एनिमल्स को। जो लाइफ है अर्थ पे ये कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन लेयर। समझिए एक टाइप से छाता है जो पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, और बरसात से जैसे पानी से बचते हैं छाते से, उसी तरह ओजोन लेयर जो है वो हमें बचा रही है अल्ट्रावायलेट रेज। अगर सोचो कि छाते में कुछ छेद हो जाए तो क्या होगा, बारिश से भीगने लगेंगे, उसी तरह अल्ट्रावायलेट रेज आने लगेंगी और हम जो पृथ्वी है वो म्यूटेशन होने लगेंगे और प्लांट और एनिमल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। ओजोन डिप्लीकेशन, चेंज इन इक्विलिब्रियम। अब जो ओजोन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन बन गई है, लेकिन ये पहले रिवर्सिबल थी, तो जब ये बनती बिगड़ती रहती थी। जो चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम में, जो इक्विलिब्रियम है फॉर्मेशन और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन में, ये अपसेट हो गई है बाय इन्फ्लक्स जो सेवरल जो हमने सब्सटेंस ऐड कर दिए हैं एटमॉस्फेयर में जो रिएक्ट करते हैं विद ओजोन और डिस्ट्रॉय करते हैं। जो रेट है
जिससे ओजोन डिस्ट्रॉय होती जा रही है वो बहुत फास्ट हो गया है और जो रेट है बढ़ने का वो धीमा हो गया है। ये इम्प्लाई करता है कि जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है कंसंट्रेशन का ओजोन इन ए पर्टिकुलर रीजन में ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे कह रहे हैं, इससे जो हो रहा है ऑक्सीजन डिप्लीकेशन होता जा रहा है। जो ओजोन डिप्लीकेशन है एटमॉस्फेयर में हमें एंटार्क्टिक में देखने को मिला है, जहाँ पे 50% जो ओजोन है वो ओरिजिनली वहाँ पे धीमे धीमे डिप्लीकेट हुई। जो एक्चुअल रियलाइजेशन हमें इसका ओजोन डिप्लीकेशन का दिखा वो 1985 में दिखा। जो सोर्स हैं जो ओजोन डिप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, CFC। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं और ओजोन की जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको इरिवर्सिबल बना देते हैं। अब जो CFC मॉलिक्यूल हैं ये मेडअप ऑफ होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से। ये यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट्स में, एरोसॉल्स स्प्रे में, फोम्स बनाने में, या फिर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, फायर एक्सटिंग्विशर में, सॉल्वेंट्स में, क्लीनिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स या मेटालिक जो कंपोनेंट होते हैं, फ्रीजिंग फूड्स में। 2/3 जो CFC यूज़ करी जाती है वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करी जाती है और 1/3 जो है वो ब्लोइंग एजेंट इन द फॉर्म इंसुलेशन प्रोडक्ट में। तो 2/3 बहुत ज़्यादा हो गया जो हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं। इसलिए रेफ्रिजरेटर्स जो जितने भी टाइप के रेफ्रिजरेटर हैं, अब जो वाई CFC आर यूज्ड, इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि CFC एक वाइड और वेरीड एप्लीकेशन, इसका वाइड और बहुत ही वाइड और वेरीड एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जैसे नॉन कोरोसिवनेस, ये कोरोड नहीं करता है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है, बहुत ही कम इन्फ्लेमेशन इसमें देखने को मिलता है, लो टॉक्सिक होती है, लो टॉक्सिसिटी इसमें देखने को मिलती है, और केमिकल स्टेबल भी रहता है। इसलिए ये 4 प्रॉपर्टी जो है जिससे हम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। पहला नॉन कोरोसिवनेस होती है, नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी देखने को मिलती है, लो टॉक्सिसिटी और केमिकली स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लाइफ टाइम एंड रिमूवल ऑफ द CFC, जो दूसरे केमिकल की तरह जो CFC है कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय यूजुअल स्कैवेंजिंग प्रोसेस, जैसे कि फोटो डिसोसिएशन या फिर रेन आउट ऑक्सीडेशन मेथड है। लेकिन इनफैक्ट जो रेसिडेंस टाइम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एटमॉस्फेयर में वो एस्टिमेट किया जाता है लगभग 40 या 150 साल के लिए होता है। और ये पीरियड जो होता है क्लोरोफ्लोरो जो अपवर्ड बाय द रैंडम डिफ्यूजन फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर टू द स्ट्रेटोस्फियर, जो स्केप होती जा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर धीमे धीमे, जो ग्रेजुअल इवोपरेशन के द्वारा ये फ्रॉम द सोर्सेज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्केप हो रही है इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द डिस्कार्डेड रेफ्रिजरेटर। और जो CFC है ये थर्मली स्टेबल भी होती है, ये सर्वाइव करती है ट्रोपोस्फियर में, बट बाद में ये स्ट्रेटोस्फियर में जाती है जहाँ पे एक्सपोज होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा। केमिकल रिएक्शन, जो मॉलिक्यूल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ये एक्सपोज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब पड़ती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, जिससे एक फ्री क्लोरीन आयन मिलता है। जो फ्री रेडिकल क्लोरीन एटम रिएक्ट करता है जब ओजोन के साथ मॉलिक्यूल, तो ये बना देता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये फर्दर कंबाइन करता है विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये इससे क्या होता है एक फॉर्मेशन हो जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, और जो रीफॉर्मेशन है फ्री रेडिकल, फिर से फ्री रेडिकल बन जाता है। आप देख सकते हैं क्लोरीन पहले थी, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, जो क्लोरीन था वो टूट गया Cl, अब वो Cl जो टूटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो नेसेंट ऑक्सीजन थी, और क्लोरीन ऑक्साइड बनती है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और इस तरीके से क्लोरीन ऑक्सीजन फिर बन जाती है। इस तरीके से ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है और ओजोन बन ही नहीं पा रही है। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटता है क्लोरीन, और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाता है ओजोन के साथ, और फिर वहाँ से ये ओजोन के मॉलिक्यूल को फिर तोड़ देता है। और फोर्थ में देखिए फिर वो एक जो नेसेंट ऑक्सीजन की साथ ऐड करके लास्ट में फिर से ऑक्सीजन बना। इस तरीके से क्लोरीन जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। CFC ओजोन डिप्लीकेशन इसमें अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। अब जो डिप्लीकेशन हो रहा है ओजोन का,
ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और जो एलिमेंट हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओजोन को, जो क्या कहते हैं रिफॉर्म एट द एंड ऑफ द साइकिल। जो सिंगल क्लोरीन है ये एटम डिस्ट्रॉय कर देता है 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को बिफोर इनकाउंटरिंग रिएक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंपाउंड जो इवेंचुअली रिटर्न क्लोरीन टू इट्स रिजर्वायर। अब जो क्या कहते हैं CFC सब्सटीट्यूट, CFC की जगह हम कोई दूसरा सब्सटीट्यूट लाएं। क्यों? जो सब्सटीट्यूट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी सेफ, क्योंकि लो कॉस्ट होनी चाहिए, जो इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी CFC रिप्लेसमेंट कर सके टेक्नोलॉजी को, और एफिशिएंट रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जो लो ऑक्सीजन लेयर डिप्लीकेशन पोटेंशियल हो जिसके अंदर, और लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो, जो GWP जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो वो भी बहुत कम हो। जो CFC है, जो CFC 12 है और रेडॉन 12 ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट में। जो हाई HFC जो है वो 134A और R134A जो मोस्ट प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव हैं, R143A और R154A ये यूज़ करे जा रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का वो मेनली एक्सप्लोजन जो हो रहा है थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे निकल रहा है इंडस्ट्रियल एमिशन और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से। ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलाइज करती है, डिस्ट्रॉय करती है ओजोन को। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये भी एक तरीके से कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है। तो इसलिए जो स्केप है N2 नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O ये रिलीज़ होती है जब सॉलिड से थ्रो जो हम डीनेटिफिकेशन जो होता है, डीनेटिफिकेशन में जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रेट या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसको फिर से N2 में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको डी नाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट जो एनारोबिक होता है, और जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है अमोनिया का अंडर एरोबिक कंडीशन, जिसमें N2 जो होता है वो ग्रेजुअली रीच कर जाता है मिडिल ऑफ द एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, जिससे जो फोटोलिटिकली जो डिस्ट्रॉय कर रहा है द नाइट्रिक ऑक्साइड जो डिस्ट्रॉय कर रहा है ओजोन को। अब जो अदर सब्सटेंसेस हैं जैसे ब्रोमीन कंपाउंड, जो ब्रोमीन जहाँ कंपाउंड होता है वो उसमें हेलोन्स कहते हैं उसको, जिसमें HBFC कहते हैं, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, जो क्या कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, और जो मिथाइल ऑक्साइड है वो यूज़ की जाती है। जो ब्रोमीन एटम होता है डिस्ट्रॉय करता है 100 टाइम्स मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन व्हाट क्लोरीन। जो ब्रोमीन होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन मोनोऑक्साइड और फिर ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो होता है फिर से वो ब्रोमीन बनाता है। इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती रहती है। जो ब्रोमीन कंबाइन करता है ऑक्सीजन ओजोन के साथ, तो ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। बाद में जो ब्रोमीन ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करती है विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ और ये ऑक्सीजन बनाती है। जो फ्री एटम होते हैं ब्रोमीन के और जो क्लोरीन के, ये फ्री एटम जो होते हैं फर्दर रिएक्ट करते हैं विद ओजोन के साथ। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल जो हैं फ्री क्लोरीन फ्रॉम मॉलिकुलर रिजर्वायर और कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को इनटू इनर्ट फॉर्म, जो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रिजर्वायर। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो चीप हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है वो क्लीनिंग एजेंट क्लीनिंग सॉल्वेंट की तरीके से क्लोथ्स में, मेटल्स में, पोपुलेंट में, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट में, और करेक्शन जो फ्लूइड होते हैं वाइटनर या फिर ड्राई क्लीनिंग स्प्रे उन सब में यूज़ किया जाता है, और अदर एरोसॉल्स में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग द ओजोन लेयर, कैसे मॉनिटर की जाती है ओजोन लेयर को? तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती हैं मॉनिटर करने में एटमॉस्फेयर जो फॉर्म हो रही है नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा कम्युनिकेशन जो अबाउट द एटमॉस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर मॉनिटर की जाती है, जिसमें WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO की एजेंसी है।
डब्ल्यू जो वर्ल्ड वेदर वॉच करता है, दूसरा है IGOSS इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशन सर्विस सिस्टम, दूसरा है GCOS ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम। तो ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं ये मॉनिटर करते हैं रोल ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इन ओजोन डेप्लीकेशन। बहुत सारे तीन टाइप के स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं। पहला नार्केरियस क्लाउड जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर इन लेंथ, और ये सेवरल किलोमीटर थिक होते हैं, और इनको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है क्लाउड, क्योंकि इनकी ड्यू टू देयर ग्लो विद देयर सी शेल लाइक इरिडेंस, इनका सी साइल लाइक इरिडेंस देखने को मिलता है। अब जो सेकेंड टाइप क्लाउड होते हैं उनको जिसमें नाइट्रिक एसिड होती है इंस्टेंट ऑफ प्योर वाटर, उसमें 100 किलोमीटर के ऊपर जो होता है नाइट्रिक एसिड होती है बजाय प्योर वाटर की। थर्ड टाइप जो क्लाउड होते हैं जिसमें सेम केमिकल कंपोजिशन होती है, जैसे कि नैक्रियस क्लाउड की, बट जो फॉर्म होता है एट अ स्लोअर रेट, और जो रिजल्ट लार्ज क्लाउड विद नो इरिडेंस। अब जो क्लोरीन रिलीज हो रही है ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्जिस्ट इनिशियली जो प्योर क्लोरीन और ए क्लोरीन मोनोऑक्साइड, बट जो 2 फॉर्म है वो रिएक्ट फर्दर टू फॉर्म कंपाउंड जो क्लोरीन नाइट्रेट है, और HCl जो है वो स्टेबल इनएक्टिव होती है। क्लोरीन प्लस मीथेन, जो क्लोरीन और मीथेन जब मिलती है तो HCl बनाती है, और मिथाइलियम केशन बनती है। जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है क्लोरीन नाइट्रेट जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो स्टेबल कंपाउंड है HCl, और जो ClONO2, ये रिजर्वायर है क्लोरीन का, और इसलिए देयरफॉर जो क्लोरीन है ये टेक पार्ट इन रिएक्शन ऑफ एनी सॉल्ट इट हैज़ बीन फ्यूड, जो कन्वर्जन है क्लोरीन का फ्रॉम एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट। इस तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्लोरीन जो निकल रही है वो जो है एक्टिव से इनएक्टिव स्टेट में पहुंच सकती है। अगर हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो ये जो Cl है ख़त्म हो सकता है। पोलर इफेक्ट ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जो इनएक्टिव क्लोरीन है जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे इस पर तो ये टूटेगी और Cl2 निकलेगी। अब Cl2 जो है वो एक्टिव हो जाएगी अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही पड़ेंगी Cl फ्री रेडिकल, और ये अपनी रिएक्शन चालू कर देगा, और इस तरीके से ये लगातार इफेक्ट जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता रहेगा। मतलब ये क्लाउड जो है ये और हेल्प कर देगा। इसलिए जो कोरिलेशन है एग्जिस्ट बिटवीन जो साइकिल है ओजोन डिप्लीकेशन की और जो प्रेजेंस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड हैं, ये जो आइस पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेट एक टाइप से सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जिस पे केमिकल रिएक्शन हो सके। जैसे आप देखते हैं मिट्टी प्रोवाइड कर दी उस पर घास उगने लगती है, उसी तरीके से क्लाउड एक मिट्टी है और उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो घास है। तो उसी तरीके से जो आइस पार्टिकल होते हैं क्लाउड के वो प्रोवाइड करते हैं, आइस पार्टिकल जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेटम फॉर केमिकल रिएक्शन जो फ्री करता है क्लोरीन को फ्रॉम रिजर्वायर से। और ये जो रिएक्शन है बिटवीन HCl और ClONO2 ये वेरी स्लो हो जाती है, बट ये जो रिएक्शन होती है फास्टर रेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल सबस्ट्रेट जब मिल जाता है विच प्रोवाइड बाय द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एट द पोल्स पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाते हैं। अब जो HCl है और जो क्लोरीन नाइट्रेट है ये दोनों मिलते हैं मॉलिक्यूलर क्लोरीन बनाते हैं। ये जो रिजल्ट है फॉर्मेशन होने का मॉलिक्यूलर क्लोरीन और जो नाइट्रिक एसिड जो मॉलिक्यूलर क्लोरीन फॉर्म हो रही इन अवर रिएक्शन ये ब्रोक डाउन हो जाती है एटमॉस्फेरिक क्लोरीन और जो ओजोन डिप्लीकेशन रिएक्शन वुड कंटिन्यू। जो PSC है ये नॉट ओनली एक्टिव क्लोरीन बाद में ये एब्जॉर्व करता है रिएक्टिव नाइट्रोजन को। इफ़ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट दे वुड कंबाइन विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म रिजर्वायर ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट। डाइमर जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड का और जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन जो मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है अपने से और फॉर्म करती है एक डाइमर Cl2O2। जो ये डाइमर है ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है जब सनलाइट पड़ती है और ये गिव राइज टू फ्री क्लोरीन एटम जो फर्दर ये रिएक्ट करता है डिस्ट्रॉय ओजोन। जो
एवरी स्प्रिंग, जितने बार ये बसंत आता है, जो होल होता है एज बिग एज यूएसए, वो डेवलप होता जा रहा है ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका और इन द साउथ पोल। जो स्मॉल होल डेवलप्ड हो रहा है हर साल ओवर द आर्टिक एट द नॉर्थ पोल एट देयर आर साइन फॉर द ओजोन लेयर, जिससे थिनर होती जा रही है ऑल ओवर द प्लानट। वाई इज ओजोन डिप्लीकेशन इज प्रीडोमिनेंट एट एंटार्क्टिक? एंटार्क्टिक में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट क्यों है? जो एंटार्क्टिक में एंटार्क्टिक जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मच कूलर होती है, और जो लो टेम्परेचर है वो इनेबल करता है जो फॉर्मेशन होता है, ये इनेबल होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पीएससी, जो बिलो 20 किलोमीटर्स होता है। अब जो ओजोन एब्जॉर्व कर लेता है सनलाइट को, और इससे क्या कॉजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज इन द टेम्परेचर विच विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अगर इफ ओजोन इज डिप्लीकेटेड, जो एयर बिकम्स कूलर, और ये ऐड कर टू द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पीएससी और स्टेबलाइजेशन जो होता है वर्टेक्स का। वर्टेक्स जो है ये रिंग है जो पेरियोडिकली सर्कुलेट करती रहती हैं एयर, जो कन्फाइन करती हैं ओजोन डिप्लीकेशन इन एंटार्क्टिक रीजन में। जो लॉन्गिटिविटी है ऑफ एंटार्क्टिक वर्टेक्स की, ये अनदर फैक्टर है जो इन्हेंस करती है फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिप्लीकेशन ऑफ द ओजोन। जो वर्टेक्स रिमेन इन फैक्ट जो थ्रू आउट द पोलर विंटर होती है विल इनटू मिड स्प्रिंग में वो भी वर्टेक्स इन द आर्टिक डिसइंटीग्रेशन बाय टाइम द ओजोन स्प्रिंग। जो टिपिकल हैपनिंग हो रही है इन द विंटर मंथ्स में, जो लीड कर रही है टू द ओजोन डिप्लीकेशन ओवर एंटार्क्टिक। जो जून जो एंटार्क्टिक विंटर ब्रिंग जून में जो एंटार्क्टिक विंटर बिगिन होती है, वर्टेक्स डेवलप होता है और ये टेम्परेचर फॉल कर देता है इनफ फॉर द क्लाउड टू फॉर्म। जुलाई और जो अगस्त होता है उसमें पीएससी जो होते हैं डीनेटिफाई कर देते हैं डिहाइड्रेट स्ट्रेटोस्फीयर को विद प्रेसिपिटेशन, और जो हाइड्रोक्लोरिक और जो क्लोरीन नाइट्रेट होता है रिएक्ट करता है क्लाउड के साथ, सरफेस के साथ, जो फ्री क्लोरीन और विंटर टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है उसके लोएस्ट पॉइंट पे। सितंबर में जब सनलाइट रिटर्न होती है फिर से टू एट द सेंटर ऑफ द वर्टेक्स, तो एनुअल जो एस्ट्रल स्प्रिंग्स होती हैं वो बनना बिगिन चालू हो जाती हैं, पीएससी डिसअपियर हो जाती है बिकॉज जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है उसे सीएलओ और बीआरओ जो कैटलिस्ट साइकिल डिस्ट्रॉय कर देती है ओजोन को। ड्यूरिंग अक्टूबर जब ठंडक होती है लोएस्ट लेवल पे ओजोन रीच हो जाती है, और नवंबर में जो पोलर वर्टेक्स ब्रेक डाउन हो जाती है और ओजोन रिच जो होता है फ्रॉम मिड लैटिट्यूड से रिप्लेस करता है एंटार्क्टिक स्ट्रेटोस्फीयर, और ओजोन पुअर एयर स्प्रेड ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर। आर्टिक ओजोन डिप्लीकेशन, जो आर्टिक है एंटार्क्टिका में पढ़ा, अब आर्टिक ओजोन डिप्लीकेशन वो इंक्रीज हो रहा है इवेंट ओवर द आर्टिक एज वेल। जो आर्टिक ओजोन डिप्लीकेशन है वो स्वेप्ट अक्रॉस ब्रिटेन इन मार्च 1996, और ये ग्रेटेस्ट डिप्लीकेशन जो है ओजोन का वो देखा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि जो ये हो रहा है ये क्या कहते हैं, जो ड्रामेटिक कूलिंग हो रही है अंडर एटमॉस्फेयर में इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे, जो ओजोन डिप्लीकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्टेडली सिंस विंटर 1992 से। अपार्ट फ्रॉम बिल्डअप ऑफ ओजोन डिप्लीकेटिंग केमिकल, मेजर जो कॉज है इंक्रीज होने का कोर टेम्परेचर वो आर्टिक स्ट्रेटोस्फेरिक है, जो इनकरेज कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ पीएससी। हाउ ओजोन इज़ मेजर्ड? ओजोन को कैसे मेज़र किया जा सकता है? ओजोन का मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट और एक टेक्नोलॉजी है। इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी वेरी करती है, कुछ जो है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से, और कुछ फिल्टर ओजोनोमीटर जिसको M83 कहा जाता है, और टोटल जो ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर है इसे टॉम्स कहते हैं, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर इन द निम्बस 7 सैटेलाइट से। हलर टेक्निक एक है, ये क्या करती है, जो मोस्ट कॉमन मेजर है टोटल ओजोन अबेंडेंस का वो डॉप्सन यूनिट है, जो क्या कहते हैं जो एटमॉस्फेरिक फिजिकल गॉर्डन डॉप्सन के नाम पे रखा गया था, और ये जो है थिकनेस ओजोन कॉलम की एट एसटीपी पे मिली सेंटीमीटर पे, और एसटीपी 1 डॉप्सन यूनिट जो है इक्वल है
2.69 इंटू 1020 मॉलिक्यूल पर स्क्वायर मीटर के। तो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अब जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है ऑफ ओजोन डिप्लीकेशन, डिक्रीज जैसे जैसे हो रही क्वांटिटी की टोटल डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ टोटल कॉलम ओजोन जो टेंड है इंक्रीज होता जा रहा है, पेनिट्रेट होती जा रही है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो लगभग 290 या 350 नैनोमीटर की टू द अर्थ सरफेस। याद रखिए हमेशा अल्ट्रावायलेट बी ए बी सी डी ये बहुत देंगे ऑप्शन में, लेकिन बी ही होगा। बी फॉर बॉल, बॉल मतलब अर्थ, तो अर्थ पे क्या आएगी, सिर्फ बी आएगी। तो यूबी रेडिएशन, यूबी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट यूबी जो रेडिएशन उसमें बी जो है, बी रेडिएशन जो मोस्ट एनर्जेटिक कंपोनेंट है सनलाइट का, रीच करती है अर्थ के सरफेस पे और ये इफ़ेक्ट डालती है ह्यूमन हेल्थ पे और एनिमल्स पे, प्लांट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मटेरियल्स में और एयर क्वालिटी, क्योंकि जो ये म्यूटेशन लाते हैं जैसे डीएनए में चेंज होता है और ये प्रोटीन भी खराबी बनती है। इफेक्ट ऑन द ह्यूमन और एनिमल हेल्थ, जो पोटेंशियल रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ मॉर्बिडिटी जो फ्रॉम द आई डिजीज़, स्किन कैंसर, जो इन्फेक्शन डिजीज़, जो यूवी रेडिएशन है ये स्लो डाउन कर दे रहा है एक्सपेरिमेंटल सिस्टम जो डैमेज कर देता है कॉर्निया और लेंस ऑफ द आई। एक्सपेरिमेंट जो एनिमल्स में और जो शो हो रहे हैं यूवी एक्सपोजर डिक्रीज इन द इम्यून रिस्पॉन्स जो है स्किन का कैंसर लाता है। इन्फेक्शियस एजेंट और जो अदर एंटीजेंट हैं वो लीड कर रहे हैं रिस्पॉन्स अपॉन द रिपीटेड चेंजेस की वजह से चैलेंजेस ला रहे हैं। जो सबसे टेबल लाइट कलर स्किन जो है वो पॉपुलेशन जो यूबी रेडिएशन है वो रिस्क फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ नॉन मेलोना स्किन कैंसर के लिए। अब जो इफ़ेक्ट टेरिटियल प्लांट्स के लिए भी साइकोलॉजिकल और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है प्लांट का वो अफेक्ट हो रहा है यूवी रेडिएशन की वजह से। जो रिस्पॉन्स है यूवी का वो भी कंसिडरेबली अमंग जो साइंस जो स्पीशीज़ हैं और जो अदर ऑल्सो कल्टीवार्स जो हैं सेम स्पीशीज़ के एग्रीकल्चर में भी ये क्या कहते हैं यूजिंग ये ज़्यादा यूवी टॉलरेंट कल्टीवेटर और ब्रीडिंग जो न्यू टाइप के हैं फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ये रिज़ल्ट ला रहा है जिससे चेंज हो रहा है जो कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज़ है। और इस तरीके से इम्प्लीकेशन जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए जो इनडायरेक्ट चेंज हैं यूवी ये जैसे कि इन प्लांट फॉर्म और जो बायोगैस बायोमास और एलोकेशन हो रहा है पार्ट ऑफ प्लांट। और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सीवियर कहते हैं जो डेवलपमेंट फेज़ के साथ। और सेकेंड जो मेटाबॉलिज्म है ये इक्वली और सम टाइम मोर इम्पॉर्टेंट है दैट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी इफ़ेक्ट जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एक्सपोजर जो है सोलर रेडिएशन यूवी रेडिएशन का जो क्या कहते हैं ये बोथ जो ओरिएंटेशन मैकेनिज्म है और जो मोटिलिटी है फिर फाइटोप्लैंक्टन की ये भी रिड्यूस होती जा रही है। सर्वाइवल जो रेट है वो भी कम हो जा रहा है ऑर्गेनिज्म का। सोलर और यूवी जो रेडिएशन है ये डैमेज कर रहा है जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं फिश हो चाहे स्वैम्प हो चाहे क्रैब हो एम्फीबियंस और अदर एनिमल्स। और इससे सीवियर इफेक्ट और ये डिक्रीज़ कर रहा है जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है और इम्पेयर लार्वल डेवलपमेंट जो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो ख़राब होता जा रहा है। और जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उसकी डेवलपमेंट में भी बहुत सारा चेंज आ रहा है। जो इफ़ेक्ट है बायो जियोकेमिकल साइकिल जो इंक्रीज़ हो रहा है सोलर यूवी रेडिएशन ये जो टेरेस्ट्रियल और जो एक्वाटिक बायो जियोकेमिकल साइकिल हैं उसमें चेंज आ रहा है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बोथ जो सोर्स हैं और जो सिंक हैं ग्रीन हाउस और जो केमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेस हैं गैसेस वो भी चेंज हो रही है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें लगते हैं। जो पोटेंशियल चेंज है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर जो फीडबैक है और जो रीइंफोर्स द एटमॉस्फेरिक बिल्डअप ऑफ दीज गैसेस इफेक्ट ऑफ एयर क्वालिटी जो रिडक्शन होता जा रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कमिटमेंट जो इंक्रीज़ होता जा रहा है यूवी रेडिएशन का पेनिट्रेट करती जा रही है लोअर एटमॉस्फेयर जिससे हायर फोटो डिसोसिएशन रेट बढ़ती जा रही है। ये ट्रेस कर रही है बहुत सारी गैसेस को जो कंट्रोल करती थी केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ट्रोपोस्फियर ये जो है इंक्रीज़ करता है बहुत जो प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रक्शन है ओजोन का। ये रिलेटेड ऑक्सीडेंट जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और जो नोन टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और टेरेस्ट्रियल प्लांट और जो आउटडोर मटेरियल्स होते हैं जो चेंज है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन और जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है और बहुत सारे जो चेंज है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम
क्लाइमेटिकली जो इंपॉर्टेंट गैसेस, चाहे वो मीथेन हो चाहे क्लोरोफ्लोरो, और जो इंक्रीज़ है ट्रोपोस्फेरिक रिएक्टिविटी वो लीड कर रही है, जो इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर जैसे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या फिर ऑक्सीडेशन या फिर सब्सिक्वेंट न्यूक्लियाइजेशन जो सल्फर का है ऑफ बोथ एंथ्रोपोजेनिक और जो नेचुरल ऑरिजिन है सल्फाइड का। अब जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है ऑन मटेरियल्स पे, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं चाहे नेचुरली अकरिंग हो या बायोपॉलीमर्स हो, चाहे वो अदर मटेरियल्स हों, कमर्शियल इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं यूवी, इसकी वजह से जो एप्लीकेशन है इन सभी मटेरियल का, पर्टिकुलरली चाहे प्लास्टिक हो, जो सिचुएशन है जो डैमेज हो रही रूटीन एक्सपोजर के द्वारा सनलाइट ओनली जो पॉसिबल वे है थ्रो यूज़ ऑफ लाइट स्टेबलाइजर्स और जो सरफेस इस ट्रीटमेंट था प्रोटेक्ट करने का सनलाइट से, जो एनी इंक्रीज जो कोई भी अगर इंक्रीज़ हो रहा है यूवी से तो जो पार्शियल ओजोन डिप्लीकेशन हो रहा है थ्रो देयरफॉर एक्सेलरेट कर रहा है फोटो रेडिएशन रेट, और जो मिनरल्स हैं लिमिटिंग देयर लाइफ आउटडोर्स। और इसी के साथ ये कहते हैं जो ग्रेसी स्लैंडर लोरिस एक प्राइमेट जो फाउंड होता है इंडिया में, श्रीलंका में, जो नेचुरल हैबिटेट है इसका सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में और सब ट्रॉपिकल और जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट लोलैंड फॉरेस्ट मिलता है, इसको खतरा है उसके हैबिटेट लॉस से। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।